नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर जिस तरीके का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। एक ऐसा विधेयक जो वास्तव में उस नाम का विधेयक ही नहीं था, उसका कोई मतलब ही नहीं था, उस विधेयक के लिए, उस कानून के लिए किस तरीके से विपक्ष को दोषी ठहराया जा रहा है। और साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि इसमें सरकार झूठ बोल रही है। जिस विधेयक की वो बात कर रही है वो पहले ही पारित हो चुका है और विपक्ष की सहमति और स्वीकृति से ही पारित हुआ है। लेकिन इन सब को देश का मीडिया भी किस तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है, यानी गलत तथ्यों को भी वो सही बताकर चला रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन क्या वास्तव में जो सरकार कह रही है कि महिला आरक्षण विधेयक को विपक्ष की वजह से पास नहीं हो पाया, वो गिर गया, ये सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है? उसके तमाम पहलुओं को जानने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें इसको लेकर आ चुकी हैं, लगातार बताई जा रही हैं, फिर भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इन सब के बावजूद उसको क्यों महिला आरक्षण विधेयक बता रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका इस कार्यक्रम में। और बस ये आपको भी पता है कि किस तरीके से, और ये पूरा का पूरा एक, इसको हम कहेंगे कि ड्रामा जो रचा गया, ड्रामा हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार को पहले से मालूम था, हम लोग बात भी किए हैं कि किसी भी स्थिति में ये पारित होने वाला विधेयक नहीं था और आखिरकार वही हुआ। सरकार की तैयारी थी कि विधेयक फ्लॉप होगा, गिर जाएगा, सदन में पारित नहीं होगा, उसके बाद उसको क्या करना है, इसका राजनीतिक रूप से इसको भुनाना है, वो भुनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर इसके तकनीकी पहलू पर जाएं तो एक गलत तथ्य को सरकार किस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, वो कितनी हैरान करने वाली बात है। देखिए मिश्रा जी, असल में वास्तविकता यह है, ये सरकार जब से आई है 2014 से, इसका यही एक नजरिया रहा है और ऐसे ही इसने गोदी मीडिया के माध्यम से गलत चीजों को प्रचारित प्रसारित किया है। देखिए, गोदी मीडिया का मैं इसलिए बहुत ज्यादा दोषी मानता हूं आज हमारे लोकतंत्र की और संविधान की जो स्थिति है और जो पूरे वैश्विक परिस्थिति में भारत अलग थलग पड़ गया है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान गोदी मीडिया का है। देखिए, वास्तविकता जनता तक पहुंचनी चाहिए और ये बात बिल्कुल पक्की है। जैसे आज के तारीख में जिस बेचारे एक आईटी प्रोफेशनल ने नोएडा के अंदर मजदूरों की समस्या को आगे बढ़ाया और जिस प्रकार से पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, भाई अगर आप ये सोचिए ना, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, महिलाओं का मुख्य मुद्दा क्या है और कितनी महिलाएं ऐसी हैं, ज्यादातर 99% महिलाओं का मुद्दा यह है कि उनके घर की आमदनी बढ़े, उनके खर्चे कम हो और उनके जो इनपुट कॉस्ट कम हो। यही किसान चाहता है, यूरिया की कॉस्ट कम हो जाए, डीजल की कॉस्ट कम हो जाए, उसके जो उत्पाद हैं उसका दाम उसको ज्यादा मिल जाए, यही परिवार के लोग चाहते हैं। लेकिन असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर और ऐसे लोगों को जो जनता की मूल भावना की तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं, उनको तो आप आतंकी कहते हैं, उनको तो आप जेल के अंदर डालते हैं। और जो एक झूठी खबर है, जो बिल्कुल झूठी खबर है, क्योंकि 2023 में जो महिला रिजर्वेशन बिल था वो तो पास हो चुका है। अच्छा, ये भी एक आजकल सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, बल्कि मैंने भी एक फेसबुक में पोस्ट डाली है कि मेरे पास 513, मेरी टोकरी में 543 आम हैं जी। लेकिन इन 543 आम में मैं 1/3 आम औरतों को नहीं दूंगा। ये तब दूंगा जब इनकी संख्या 850 हो जाएगी, तो 850 होगी नहीं। तो एक प्रकार से महिलाओं को धोखा देने का प्रपंच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, महिलाएं जो है बोलती ना हो, लेकिन महिलाओं को हर चीज का ज्ञान पुरुषों से ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी छठी इंद्री भी जागृत होती है, उन्हें घर भी चलाना होता है और उन्हें जो पूरी समस्याएं हैं उसके बारे में ज्ञान होता है। तो महिलाओं को ये बिल्कुल अंदाजा है कि ये जो महिला रिजर्वेशन के नाम पे जो डिलिमिटेशन ये करना चाह रहे थे, अच्छा, इनको अगर इसका ये सोच रहे थे कि इसका फायदा उठाएंगे बंगाल में और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तो नुकसान हो गया इनको। भाई आप सोचिए, तमिलनाडु के लोग, ये मैसेज तो साउथ इंडिया के अंदर चला गया, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर चला गया कि डिलिमिटेशन के माध्यम से उन साउथ की स्टेट की सीटें आप कम करना चाहते हैं, जहां पे उन्होंने एजुकेशन को बढ़ा के, लिटरेसी को बढ़ा के, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा के, प्रोस्पेरिटी को बढ़ा के, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल किया है और फैमिली प्लानिंग की है और जनसंख्या दर को कम किया है, तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी और नॉर्थ का डोमिनेशन इसलिए बढ़ जाएगा कि यहाँ पे आपने लोगों को मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझाया है
यहाँ पे लिटरेसी को नहीं बढ़ाया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया है। अब आप मिश्रा जी एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल के अंदर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगी है जिस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है? केवल वो इन्वेस्टर मीट कर लो, लोगों को बुला लो, लाखों के एमओयू हमने साइन कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो फील्ड लेवल पे अगर इंडस्ट्री नहीं लगती, सारी इंडस्ट्री तो लग जाती है गुजरात के अंदर, वो तो लग जाती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर कौन सी इंडस्ट्री लगती है? अच्छा, फिर जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसको राजनीतिक लाभ उठाने के लिए फिर चुनाव आयोग का समर्थन, फिर उसके बाद एसआईआर, तो पूरी व्यवस्था इन्होंने जो बनाई है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जिस प्रकार से, और अभी एक प्राइवेट बिल भी ले आए हैं राज्यसभा के अंदर, उसमें ये प्राइवेट बिल के अंदर है कि 543 के अंदर सभा के अंदर भी ये लोग अपने बिल पारित कर लें, ये जितनी भी उनकी सीटें हैं आज के तारीख में, एग्जिस्टिंग सीटें हैं, उसमें रिजर्वेशन दे दें। फिर सरकार को यह भी जवाब देना होगा मिश्रा जी, 2011 से आज तक जनगणना क्यों नहीं हुई? कोविड खत्म हुए तो 5 साल हो गए, अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई? इसका माने आप महिलाओं को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलती आपकी है, जो आपका मकसद नहीं है महिलाओं को रिजर्वेशन देने का, उसका दोष जो है अपोजिशन पे आप थोपना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हम तमिलनाडु को छोड़ दें, और मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में उनको कोई ऐसी चाहत रही होगी या ऐसा सपना उन्होंने पाल रखा होगा कि अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, अपने सहयोगियों के साथ ज़रूर कोशिश में रहे होंगे, लेकिन जो अभी दिखाई पड़ रहा है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, पश्चिम बंगाल में उनकी कामना ज़रूर है, आकांक्षा है कि हम अपनी सरकार बना लें। और कहीं ऐसा तो नहीं ये सारा जो कुछ रचा गया, यहाँ पर एक रंगमंच तैयार किया गया और अचानक सत्र बुला लेना है और उसके बाद इस विधेयक को ले आना, और वो विधेयक जिसका महिला आरक्षण विधेयक से कोई मतलब ना हो क्या, और उसके बाद फिर राष्ट्र को संबोधित कर देना। और राष्ट्र के संबोधन में क्या कुछ हुआ है पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है कि कितनी बार कांग्रेस का नाम, तृणमूल कांग्रेस का नाम, सपा का नाम, यानी सारी विपक्षी दलों का नाम, डीएमके का नाम लिया गया, और बिल्कुल लिटरली उनको कहा जाए तो बहुत ही कटु शब्दों में आलोचना की गई, जो कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से तो शोभा नहीं देती, लेकिन उनके मुंह से बहुत सारी ऐसी बातें निकलती हैं जो नहीं शोभा देती। पर राष्ट्र के नाम संबोधन, अब कहीं ऐसा तो नहीं है, चुनाव आयोग की भूमिका तो वैसे ही लगातार संदिग्ध है, हर स्थिति में पश्चिम बंगाल में रही ही है, उसके पहले भी दूसरे राज्यों में रही है। अब क्या जो कुछ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार बनवाने पे तुला हुआ है, उन आरोपों को लिया जाए, और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बाद अब प्रधानमंत्री जिस तरह से जाकर कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं अब इस बार बीजेपी को जिता देंगी और तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर देंगी, क्या उसके जरिए बिल्कुल बिहार, महाराष्ट्र और जगहों के जो चुनाव जीते गए हैं, कहीं उस चुनाव को जीतने और फिर उसको जस्टिफाई करने की कोई कोशिश, कोई षड्यंत्र तो नहीं दिखाई पड़ रहा है? हालांकि अभी भी मेरी कल भी बात हो रही थी पश्चिम बंगाल में कई तमाम लोगों से, वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके बाद जिस तरीके से एक ऐसा वर्ग सक्रिय हो गया है और बीजेपी को बढ़त दिखाने लगा है, तो ये आशंका और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्या लग रहा है, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, मैं तो हरियाणा में बैठा हूं और हरियाणा के अंदर जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये परिस्थिति थी, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हुआ था। जो पंजाब का एक आंदोलन शुरू हुआ था, किसान आंदोलन, उसमें हरियाणा ने वहां जाके पंजाब की सीमा के अंदर दीवारें खड़ी कर दी थी। उसके बाद गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रवेश बंद था, लोगों ने बैनर्स लगा दिए थे, यहाँ पे बीजेपी वाले नहीं आएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी विश्वास नहीं था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन जीत गई थी। तो चुनाव आयोग क्या कर सकता है, कहां तक जा सकता है, इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें ले आए, और बिल्कुल बिहार के अंदर जैसे आरजेडी की स्थिति बना दी गई, और महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी की और कांग्रेस की और शिवसेना की बना दी, वैसे बना दी जाए, ये संभव है। कारण ये है कि कितने लाख वोट देखिए नए ऐड हुए हैं। जी हाँ, और ये ऐड भी हुए हैं, उसमें उम्र का और जेंडर का कोई जिक्र नहीं है। इसका माने हेरा फेरी पूरी हो गई है। देखिए, यही बात हमने हरियाणा में कही, यही महाराष्ट्र में कही थी कि वहां मराठा लोग हैं और मराठों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर हरियाणा में कही गई थी कि यहाँ जाट हैं, जाट के साथ नहीं हो सकता। फिर दीदी कहती रही, फिर वो बिहार में कहा नहीं, बिहार अलग है,
पूरे हिंदुस्तान से अलग है, यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, वहां भी हो गया। तो देखिए बंगाल में भी हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं। मैं भी अभी एक हफ्ते पहले बंगाल रह के आया हूँ, सारे पत्रकार सम्मेलन ही था, पत्रकारों से बात हुई, सब लोगों से बात हुई, हर पृष्ठभूमि के पत्रकार थे। ये बात तो बिल्कुल सही है, और मैं घूमा भी, मैंने लोगों से और लोगों से भी, आम जनता से भी बात की। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, फेयर इलेक्शन। लेकिन प्रश्न ये है फेयर इलेक्शन होगा क्या। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि इनका कोई भरोसा नहीं, तमिलनाडु में भी 200 सीट ले आए और जीत जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ईवीएम में कहीं वोट डलवाएंगे, कहीं गिरेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, उसके बाद कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट सुनेगा नहीं। तो ऐसे क्या देश के अंदर लोग। लेकिन मैं उसके आगे की चीज से परेशान हूं। देखिए मैं किस चीज से परेशान हूं, जिस प्रकार से रोज आप यहां पे डिस्कस कर रहे हैं और न्यूज पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है, और जिसकी वजह से आप ये सोचिए, आज भारत की ये स्थिति इन्होंने बना दी जो 79 साल में आज तक कभी नहीं हुई। अमेरिका हमको धमकी देता है, सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, बार बार हमें परेशान करता है। चीन हमारे साथ हो नहीं सकता। ईरान भी हमारे दो जो पोत हैं उनके ऊपर गोलीबारी करता है, बाकी किसी के ऊपर गोलीबारी नहीं करता है। तो ईरान भी हमारे खिलाफ हो गया है, अमेरिका भी हमारे खिलाफ है, चीन भी हमारे खिलाफ है, पाकिस्तान तो है ही हमारे खिलाफ। तो ये जो परिस्थिति बनी है, और जनता के अंदर एक रोष है। आज के तारीख में 40,000 श्रमिकों का एनसीआर के अंदर सड़क पे आ जाना। चलिए आपने उसको दबा दिया, आपने उसका दमन कर दिया, उनको अरेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में जो पेट की आग है लोगों की, और अगर ये ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच का युद्ध नहीं रुका और इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती रही, और जिस दिन पोलिंग होगी मिश्रा जी, अगर ये युद्ध विराम नहीं हुआ और स्थायी युद्ध विराम नहीं हुआ, और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम जैसे आज के तारीख में बताया जा रहा है 35 रुपए का डीजल पे और 15 रुपए का पेट्रोल पे तेल कंपनियां नुकसान उठा रही हैं। अगर ये कहीं दाम बढ़ गए और लोगों को इस प्रकार से, तो चुनाव तो आप जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद देश को देखिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मोदी जी का और राहुल गांधी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, देश का भला हो, भारत माता का भला हो। इलेक्शन आप जीत जाएंगे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, हरियाणा के समय वो परिस्थिति नहीं थी, महाराष्ट्र के समय वो परिस्थिति नहीं थी। अच्छा, बंगाल एक बॉर्डरिंग स्टेट है, असम एक बॉर्डरिंग स्टेट है, ये सारी स्टेट। अच्छा, अभी साउथ के अंदर एक भावना तो प्रबल हो ही रही है कि नॉर्थ इंडिया डोमिनेट करता है, फिर आर्यन द्रविडियन जो एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश हो रही है। साउथ और नॉर्थ ये कि बिल्कुल नॉर्थ डोमिनेट करेगा और साउथ को बिल्कुल हम पूछेंगे नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्यशाली है। इलेक्शन ये लोग हेरा फेरी करके, और हेरा फेरी उन्होंने कर ली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब तो ये बंगाल की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो 15% की लीड देते हैं, 5% की हेरा फेरी कर ली, 10% जैसे पिछली बार भी लीड थी, उस प्रकार से टीएमसी जीत जाए। लेकिन अगर किसी वजह से कर करा के हरियाणा महाराष्ट्र की तरह बीजेपी अलग, मान लीजिए इलेक्शन जीत जाती है, उसके बाद की क्या परिस्थिति होगी। क्योंकि देखिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग जनता को अब दबाना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। नहीं, उसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके बाद की ही परिस्थिति जो है वो चिंताजनक है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि जहां ये संभावना हो, और कि ये संभावना हम और आप ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, ये संभावना लगभग सभी वहां पर जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, घूम रहे हैं, आम लोग हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं कोई चांस नहीं है। ऐसी जगह पर कोई सरकार बन जा रही है, उसके बाद ये महंगाई बढ़ जाएगी, तेल और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया पर असर पड़ेगा। ये ठीक है, हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ 90% तेल हम इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं, वो अलग बात है। पर उसके बाद ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका क्या होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, और फिर पश्चिम बंगाल तो आप जो कह रहे हैं कि उसके बाद तो फिर तमिलनाडु भी असंभव नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही बात है ना कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे लगता है कि आपने सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा होगा। शुरुआत के नेहरू जी का कार्यकाल हो सकता है आप बहुत ठीक से ना जानते हो, लेकिन उसके बाद तो आप काफ़ी कुछ जान रहे होंगे। कहीं आपको कोई याद पड़ रहा है कि विपक्ष को विपक्षी आलोचना करने के लिए, या सीधे सीधे मैं मोदी जी के शब्दों में कहूं तो गाली देने के लिए, विपक्ष को गाली देने के लिए कभी किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया? कभी आपने ये सुना था क्या? और भारत को ही छोड़ दीजिए, आप किसी और भी देश में आपने सुना है क्या कि अपनी विपक्षी पार्टियों को गाली देने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया?
मिश्रा जी, एक चीज देखिए, शुरू से मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुझे समय याद है, जी। क्योंकि जब 1962 की वॉर हुई थी तो मैं 10 साल का था, तो होश संभाल चुका था। देखिए पंडित, ये जो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र, हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर इसको ताकत की तरह यूज नहीं किया गया तो बहुत बड़ी वीकनेस है। हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ऐसी डाइवर्सिटी तो बल्कि लोग बताते ही हैं कि जब खैमानी साहब से मिलने डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे तो खैमानी साहब बिल्कुल सुनते रहे। उन्होंने 1-1.5 घंटे, कुछ बल्कि 10 मिनट की मीटिंग थी, 1 घंटे तक मीटिंग चली। और उसके बाद खैमानी साहब ने केवल एक प्रश्न पूछा कि हमारे देश के अंदर, ईरान के अंदर तो केवल शिया सुन्नी है, हम नहीं संभाल पाते, आपके यहाँ तो सारे धर्म हैं, सारी जातियां हैं, आप कैसे संभालते हैं? तो इतना ज्यादा हमारे देश के अंदर, तो इस देश के अंदर जो स्टेट सेंटर रिलेशनशिप है, इसको बड़ी केयरफुली हैंडल करने की आवश्यकता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। आपको पता होगा कि 1962 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाइए, और पंडित जी को पता था कि ये पूरा इसकी निंदा होगी, और निंदा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के अंदर बैठे रहे, उनको गालियां दी गई, उनको अपमानित किया गया, वो चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र है। एक बार ऐसी परिस्थिति उस समय भी आई थी, साउथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहने लगे कि नॉर्थ के लोग हमें डोमिनेट करते हैं, हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। लोगों ने, जो नॉर्थ इंडिया के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से खड़े होने लगे, तो पंडित जी ने कहा नहीं, बैठ जाओ, ये लोकतंत्र है, उनको बोलने का पूरा अधिकार है, उन्हें बोलने दो जी। देखिए, लोगों की अगर ये हमारे देश को हैंडल करना, तो मैं चिंतित इस बात से नहीं हूं कौन जीते कौन हारे। मैं ये जानता हूं हरियाणा के अंदर भी अगर 22 ब्राजीलियन वोट, एक मॉडल ने वोट ना दिए होते और उसमें 15 वोट ना पड़ गए होते, एक एक मकान में कई वोट ना होते, किस प्रकार से वोट ऐड हुए हैं, किस प्रकार से डिलीट हुए हैं, वो ना होता, दिल्ली के अंदर ना होता, जहां अरविंद केजरीवाल के यहाँ हजारों वोट काट दिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो ना होता, महाराष्ट्र में एक कॉलेज के अंदर ही हजारों वोट ना पड़ गए होते। लेकिन ये तो होगा, देखिए, इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, और न्यायालय, माननीय न्यायालय के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन मैं चिंतित हूं अपने देश के बारे में कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि देखिए, आपने कहा कि पूरे विश्व में इसका असर पड़ेगा। देखिए, विश्व में उन देशों पे तो फायदा होगा जिनके यहां तेल का उत्पादन होता है। पर अरब कंट्रीज को क्या है, अगर $60 का तेल बिकता था, अब $120 का बिकेगा, उनकी तो इनकम डबल हो जाएगी। अमेरिका की इनकम डबल हो जाएगी, रूस की इनकम डबल हो जाएगी। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो चीन और भारत का होगा। अच्छा, चीन ने 120 दिन का अपना वो कर रखा है, स्टोरेज बना रखा है। सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो भारत का होगा। तो मैं तो अपने भारत के लिए चिंतित हूं ना, मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि जब ये इलेक्शन, जिस दिन पोलिंग हो जाएगी, कितने दाम बढ़ेंगे, और उसके बाद मेरे देश की एकता, अखंडता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सत्ता में बने रहना और बाद में सत्ता हटाने के बाद जैसे उनके साथ हो सकता है वो ना हो, इसके लिए सारी प्रपंच रचना। अब देखिए, अमित शाह साहब का काम क्या है, होम मिनिस्टर का काम क्या है, देश की अंदर की स्थिति को संभालें। अब वो वेस्ट बंगाल में जाके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन आप मैनेज कर सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन बंगाल, आसाम जैसे बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर, जहां पे दुश्मन आंख गड़ाए बैठा हुआ है, वहां पे वी शुड बी वेरी केयरफुल। 145 करोड़ लोगों को एकजुट होकर एक परिवार की तरह काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से आजकल प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, लेंसकार्ट के अंदर हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है कि बिना बात के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को, मजदूरों को परेशान कर रहे हैं, उनकी बात उठाने वालों को परेशान कर रहे हैं, तो देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र और संविधान पे एक बहुत बड़ा खतरा है, जो 2024 के पहले ही हम लोगों ने बिल्कुल समझ लिया था कि होने वाला है, वो आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में, इसलिए कि जो अल्पमत की सरकार अगर ये कर सकती है कि चुनाव आयुक्त अपना बैठा दे, चुनाव आयुक्त तो बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त उनके हिसाब से काम कर रहा हो, सारी संस्थाएं उसी तरीके से काम कर रही हों जिस तरीके से सरकार चाह रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो उस सरकार को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं वो भी मजबूर हो जाएं कि वो किसी भी स्थिति में उनको समर्थन देने के लिए तैयार हों। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जो राज्यों को एक तरफ से जीतने की जो कवायद है वो अगर होती रही, तो फिर आप लोकतंत्र का भविष्य कहाँ दिखाई पड़ रहा है? बहुत बहुत खतरनाक भविष्य दिखाई पड़ रहा है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। नहीं, देखिए, आप जनता को अधिकार दीजिए कि वो सरकार पे, ऐसा तो हुआ नहीं है जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से इलेक्शन शुरू हुआ है,
ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सेंटर के अंदर एक सरकार रही और सारी स्टेट के अंदर एक सरकार रही हो जी। अच्छा, इससे क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। हाँ भाई अगर टीएमसी की सरकार होती है, डीएमके की सरकार होती है, शिवसेना की सरकार होती है, बीजेपी की होती है, कांग्रेस की होती है, उन्हें अपनी जनता को दिखाना। अच्छा, फिर अगर इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि जो वेस्ट बंगाल के ड्यूज हैं आप इसलिए नहीं देंगे, अगर आप इसलिए नहीं देंगे कि वहां पर ओपोजिशन की सरकार है और आपको वहां दिखाना है कि देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके ड्यूज आप नहीं दे रहे हैं, जब आपकी सरकार, अब आप बताइए, खुद सोचिए, स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखें, हमारे यहाँ जो रेसलिंग है, रेसलिंग में अगर आपके दिमाग में 2 स्टेट आते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किन्होंने किया, वो कौन से स्टेट हैं? पंजाब और हरियाणा जी। अगर 800 करोड़ का बजट पास होता है और 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं गुजरात के अंदर, जस्ट बिकॉज गुजरात इज योर स्टेट। भाई हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्या चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले चाहते हैं कि हमारे लोग जो है उनको गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जाके नौकरी ना करनी पड़े। आपको याद ही होगा कि राजीव गांधी ने 4 फर्टिलाइजर प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए थे, बवराला के अंदर लगाया था, जगदीशपुर के अंदर लगाया था, आज से 30 साल पहले लगाए थे, और जब ये प्लांट लगे थे पूरे यूपी के अंदर हजारों जॉब क्रिएट हुए थे। क्या अगर आप चाहते हैं तो क्या आप जिस प्रकार से आपने हैदराबाद के अंदर और बेंगलोर के अंदर और मुंबई के अंदर आपने अगर वो बनाया, गिफ्ट निफ्टी बनाया, तो वो भी आपने गुजरात के अंदर बना दिया। जल्स एंड ज्वेलरी का जो आपने केंद्र बनाया, रिसर्च सेंटर बनाया, वो भी गुजरात के अंदर बना दिया। अरे कुछ तो उत्तर प्रदेश बिहार वालों को दे दो, उनको हिंदू मुसलमान में और मंदिर मस्जिद में मत उलझाओ, उनको नौकरियां दे दो। तो ये जो बेसिकली कि जिसकी सरकार होगी, फिर सरकार का जो मुखिया होगा वो किस स्टेट का होगा, फिर अपने स्टेट का डेवलपमेंट करेगा, बाकी सबको मंदिर मस्जिद में उलझा देगा, इससे देश कमजोर होगा। और देश कमजोर होने या मजबूत होने की किसी को चिंता ही नहीं है। आज के तारीख में इस बौद्धिक स्तर पे इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान जैसा टेररिस्ट स्टेट के अंदर विश्व के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और हमारे भारत की कोई वॉइस ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है यहाँ, लेकिन ये इसकी चिंता का है। और आप जो चिंता जता रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की उत्तर भारत को आप दे दीजिए, उत्तर भारत को देने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे वीडियो वायरल होते हुए आप देखेंगे, और मेरा तो अपना खुद का अनुभव है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर, और ये मजाक वाली चीज़ें नहीं है, ये सच्चाई है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूँ जो इस कदर इस सरकार के, इस रिजीम के समर्थक हैं, जिनका ये वास्तव में कहना है कि 500 रुपये हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम खरीद लेंगे। ये सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन में छूट दी जा रही थी, वो ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो यहाँ पर यही सरकार चाहिए। तो उन लोगों को देने की सरकार कोई ज़रूरत समझती भी नहीं है, वो हम लोग देख रहे हैं। और सरकार को भी ये भली बात मालूम है कि ये बिना दिए ही हमको वोट देने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ पर ये नहीं है, वहाँ जिस तरीके से वोट लेकर और सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में और कोई तरीका आजमाया नहीं जा सकता था। वहाँ आप जो ऑपरेशन लोटस एक मुहावरा प्रचलित हुआ है, उसकी भी मदद नहीं ली जा सकती, क्योंकि वहाँ इतनी स्थिति में आप नहीं थे। तो अब वहाँ जिस तरीके की चीज़ें शुरू की जा रही हैं, यानी हर स्तर पर हर जगह आपकी अपनी सरकार हो, लेकिन इसके बाद निश्चित तौर पर ये स्थितियां उधर ही ले जा रही हैं जहां जिसको कहा जाता है कि वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। पर लौटकर हम एक बार फिर उस बिंदु पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की, कि ये जो इस कानून है और जिसको जितना गला फाड़ कर ये कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी है, महिला विरोधी है, पूरा का पूरा विपक्ष केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो महिलाओं की समर्थक है, उनको अधिकार देना चाहती है और उनको सब कुछ देना चाहती है, उसके बारे में ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, उस पर हमारे देश का मीडिया और अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो वैसे भी लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। लेकिन बड़ा मैं तब से हैरान हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि देश का जिस मीडिया को अभी भी हम ये मानकर चल रहे थे उसका ओपिनियन कुछ हो सकता है, उसकी एनालिसिस कुछ हो सकती है, लेकिन तथ्यों के रूप में वो कभी गलत नहीं करेगा। ऐसे अखबारों को भी हमने यही हेडलाइन देते हुए देखा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब इस चीज़ को आप क्या कहें? निश्चित तौर पर इसमें कोई भी संपादक ऐसा नहीं होगा, हालांकि कुछ एक ने डीलिमिटेशन विधेयक नहीं पारित हुआ ऐसी हेडिंग भी दी है। हम पूरी तरीके से नहीं कह रहे कि सारा का सारा, लेकिन जो मीडिया इस कदर सरकार का गुलाम हो जाए कि वो
खुद से तथ्य तक न चेक कर पाए, उसके बाद फिर आपको कैसे लग रहा है कि अगर लोकतंत्र यहाँ पर खतरे में पड़ने वाला होगा, जो वास्तव में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये मीडिया उसकी आवाज़ उठा पाएगा? देखिए, ये तो हमारा वो मीडिया है, आप खुद सोचिए जी। और बड़े बड़े पत्रकार समूह, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, जब जब ये ऑपरेशन सिंदूर होता है, कभी रावलपिंडी पे, कहीं कराची पे, कहीं लाहौर पे कब्जा करा लेते हैं, और जितना ज्यादा वो जेट और मिसाइल्स नहीं रखते हैं, उससे ज्यादा तो उसको तो लोगों ने पिछले 10-12 साल से लोगों ने गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। भी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उसको तो ले ही नहीं रहा है। लेकिन अभी भी जिनकी क्रेडिट थोड़ी बहुत बची थी, मैं उन अखबारों की, मैं नाम नहीं अपने कार्यक्रम में ले रहा हूं, लेकिन उनकी बात कर रहा हूं जिसको वास्तव में क्रेडिबिलिटी के नाम पर हम लोग भी अभी तक उसको समझते हैं और समझते भी रहेंगे, आगे भी समझेंगे, चूंकि लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो गलत तथ्य अगर सरकार कह रही है तो सरकार के कहे हुए तथ्यों की जांच भी नहीं कर सकते हैं और हेडलाइन लगा दे रहे हैं। अगर आप सरकार में किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसको कोट अनकोट कर सकते हैं, ये तरीका होता है, लेकिन आप वही हेडलाइन दे रहे हैं जो आपको सरकार की तरफ से लिख कर आ रही है, भले ही वो गलत है तथ्यात्मक रूप से। उस मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आप पत्रकारिता के सिद्धांत और जो आपने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं जी। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि गोदी मीडिया को सुनने वाले और उनका, जैसे आपने कहा 500 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तो भी हमें यही सरकार चाहिए, उनको भी सुनने वाले दर्शक हैं और हाँ। उनपे हम लोगों को गाली देने वाले भी दर्शक हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अगर आप गोदी मीडिया के कमेंट्स को देखेंगे तो जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे भी गाली देने वाले मिलते हैं। तो मेरे प्रशंसक का एक क्लास अलग है और मेरे को गाली देने वालों का क्लास एक अलग है। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जब ऊपर से, जैसे आपने हंगरी के अंदर देखा, जैसे आपने नेपाल के अंदर देखा, अभी रिसेंटली आपने देखा, भाई अगर एक ऐसी सरकार आ जाए जो कहती है कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारा बंद करा देंगे, तुम्हें नहीं बढ़ने देंगे, देखिए ये बहुत विकट स्थिति है। आप खुद सोचिए जरा, थोड़ा सा वो यूज कीजिए जी। अगर आप मान लीजिए अपनी कॉलोनी के अंदर भी, जैसे आपने देखा लेंसकार्ट की जो प्रोमोटर है, उन्होंने कह दिया कि भाई जो ये वो होती है मुसलमानों की कौन सी इबादत का तरीका है, ये बड़ा अच्छा तरीका है और इससे शारीरिक व्यायाम बहुत अच्छा हो जाता है। अब उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, उनको गालियां देना शुरू हो गया, उनका और नारी का सम्मान, एक तरफ कहते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए, उनको गालियां देनी शुरू हो गई। अच्छा, वो अच्छी सक्सेसफुल लेडी हैं। फिर आप देखिए लेंसकार्ट के अंदर एक महिला है जो मुसलमान है खुद, वहां जाती हैं लेंसकार्ट के अंदर, जहां मुसलमान कर्मचारी मिलता है, कहते हैं इनके माथे पे टीका लगाओ। देखिए, हम हिंदू हैं, हमें अपने हिंदू धर्म से प्यार है, लेकिन हम इस चीज के कतई विरोध में हैं कि हमारे लोग, क्योंकि हमारे 4 करोड़ हिंदू पूरे विश्व के कोने कोने में मुसलमान और क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, जिस दिन वो इस दुष्टता पे उतर आए जो हम अपने देश में हमारे कुछ लोग कर रहे हैं, ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन जब ऊपर से आपके ऊपर पुलिस उनके साथ, गुंडे उनके साथ, पैसे वाले उनके साथ, अच्छा देखिए पैसे वालों की तो मिश्रा जी आप जानते हैं एक मजबूरी होती है जी भाई। अगर किसी के, मेरे भाई 5,000 करोड़ रुपए होते और मेरे भी फार्म हाउसेज होते और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती तो शायद मुझे भी दबना पड़ता, न दबना पड़ता तो पता चला एक छोटे से फॉल्ट पे मुझे उठा के अंदर कर देते और कह देते कि वो एनएसए और यूएपीए लगा दिया। ये तो अच्छा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, और हमारे पास अगर कोई शक्ति है तो परमेश्वर ने जो मां सरस्वती की कृपा है उसी की वजह से बोल रहे हैं। तो देखिए उन लोगों की मजबूरी है, उसका फायदा उठा के अगर आप तानाशाही को स्थापित देश के अंदर करना चाहते हैं तो ये देखिए नेपाल के अंदर हुआ, आपने देखा हंगरी के अंदर 14 साल के बाद हुआ, होगा तो अमेरिका में भी होगा। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के दिन बहुत बचे हुए नहीं है, नेतन्याहू के भी नहीं बचे हुए हैं। लेकिन अगर इसमें आपने स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप को सुधारा होता, व्यवहार अच्छा किया होता, राष्ट्र हित में, जैसे किसी ने कहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिशियन एंड ए स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन अपने समय की सोचता है, स्टेटमैन 100 साल बाद की सोचता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 50 साल बाद की सोची थी कैसा हिंदुस्तान मुझे बनाना है। अगर सत्ता में कायम होना है तो सत्ता में कायम होने के लिए तुम्हारी बात 85% हिंदू हैं, हिंदू हिंदू करते रहो, हिंदू राष्ट्र की बात करते रहो, मुसलमानों को परेशान करते रहो। लेकिन जिस दिन न्यूटन का 3rd लॉ चला, जिस दिन जितना आप एक्शन कर रहे हैं उतना रिएक्शन विश्व के अलग अलग पटल पे हो जाए तो मेरे देश का क्या होगा। तो आई केयर फॉर माई मदरलैंड, आई केयर फॉर एवरीबडी इंडियन हु इज लिविंग अब्रॉड, क्योंकि जिस दिन वो रिपरकशन होगा,
लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ऊपर से लठ चला हुआ है और उसमें सारा पूरा आपका जर्नलिज्म का जो पूरी फ्रेटर्निटी है उसने घुटने टेक दिए हैं। अब घुटने टेक दिए हैं तो हम लोग तो अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, कर रहे हैं, जो होगा भगवान, लेकिन हमारे देश की एकता अखंडता बरकरार रहे, हमारी तो केवल ये इच्छा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चूंकि घुटने टेक दिए हैं तो घुटने टेक दिए हैं, लेकिन वहाँ भी एक आशा की किरण तो है ही। एक मीडिया का एक वर्ग है जो उन चीज़ों को रख रहा है। आज हम लोग भी अगर उसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि कम से कम लोग जो हमें सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, जिनको हम पर भरोसा है, हम उनके सामने वास्तविक स्थिति को तो ले आएं। जो सही चीज़ है कि आपको महिला आरक्षण विधेयक, उस विधेयक के लिए कहा जा रहा है जिसमें महिला आरक्षण जैसी कोई बात ही नहीं है। आप उस विधेयक को जो 2 साल पहले 3 साल पहले पारित हो चुका है, 2023 में पारित हो चुका है, अचानक उसमें आप संशोधन कर रहे हैं। अच्छा, जब पारित हुआ तो वो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसी विपक्ष ने खुशी खुशी कहा कि बिल्कुल हम इसको, इस संविधान संशोधन को पारित कराएंगे, क्योंकि 2023 में भी इस सरकार के पास तब भी बहुमत नहीं था। 24 में तो अल्पमत में आ ही गई, संविधान संशोधन लायक बहुमत उसके पास तब भी नहीं था। इसी विपक्ष ने उस विधेयक को पारित कराया। आज उसी की आड़ में उसी विपक्ष को आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष महिला विरोधी है क्योंकि ये महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहता है, जबकि हम देना चाहते हैं। आपको देना था, उसी समय कहा गया कि भाई आप दीजिए। आप इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको 543 सीटों पे नहीं देना है, आपको 850 सीटों पर देना है। और 850 सीटों के बारे में आपको पता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी इस पर सहमत नहीं है। दक्षिण भारत में इसको लेकर बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं। पहले आप उन आशंकाओं का समाधान कीजिए, लेकिन अचानक आप ले आए और उसका राजनीतिकरण करना था, राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करनी थी, जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है कि ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं था, बल्कि महिला आरक्षण विधेयक वही था जो 2023 में पारित हो चुका है। अच्छा, इसमें भी आप देखिए बदमाशी, देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि उसको जब वो नोटिफाई नहीं था तो उसको पता चला, इनको उसी समय बताया गया होगा कि नोटिफाई कर लीजिए, तब ये कानून के रूप में रहेगा, तब आप इसमें संशोधन करेंगे। अभी तो वो अधर में ही है, भले राष्ट्रपति की इसका सिग्नेचर हो चुका है, तो 16 तारीख की रात में उसको नोटिफाई कर रहे हैं। उस विधेयक पर जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है उसको नोटिफाई कर रहे हैं और उसमें संशोधन ला रहे हैं। तो देश की जनता को ये पता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कह लीजिए कि शोरगुल के साथ, तेजी के साथ बार बार झूठ बोलने पर ऐसा नहीं होता कि हर झूठी बात सही मान ली जाए। कई लोग ऐसे हैं जो उसको लॉजिक के, तर्क की उस पर तराजू पर रखकर तौलते भी हैं। मुझे लगता है इस विधेयक के बारे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जनता को पता है। बहरहाल, क्या राजनीतिक फ़ायदा कितना मिलता है अब ये तो पश्चिम बंगाल के परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन जो सच्चाई है वो हमने लाने की कोशिश की और अपने दर्शकों को नहीं, लेकिन मिश्रा जी ये देखिए, चुनाव के बाद तो ये पता चलेगा कि चुनाव आयोग कितनी ज्यादा हेराफेरी करा पाया। हाँ, वो नहीं, वो तो अगर इलेक्शन, भाई चुनाव परिणाम तो अब बताइए, हरियाणा के अंदर एग्जिट पोल, जी हरियाणा के अंदर एग्जिट पोल बता रहे हैं, प्री पोल नहीं, एग्जिट पोल। भाई एग्जिट पोल में तो जो लोग वोट देके निकल रहे हैं उनका पोल कर रहे हैं ना। अच्छा, 50 लोगों ने किया, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट ने किया, सबने कहा कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस हार गई। भाई एग्जिट पोल में गड़बड़ कैसे हो सकता है जी? तो सवाल तो यह है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के दूसरे दामाद साहब जो हैं वो आगरा के डीएम बना दिए गए हैं। तो ये अब हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है क्या दीदी चुनाव आयोग से लड़ पाई। ये लड़ाई बंगाल की जनता और चुनाव आयुक्त के बीच में है, ये बीजेपी और टीएमसी के बीच में नहीं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें जो ये इस महिला आरक्षण को एक गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई, उसकी सच्चाई बताने का दायित्व तो हमारा भी है, जो हमने अपने दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए। और अब यही है, इसका मकसद यही था कि कम से कम उस विधेयक के बारे में लोगों को ये पता चले कि प्रधानमंत्री बोल रहे हों, चाहे कोई भी बोल रहा हो, वास्तव में महिला आरक्षण का जो विधेयक था वो विधेयक पारित भी हो चुका है, कानून भी बन चुका है। और जो विधेयक लाया गया था संसद में, जो गिर गया, पारित नहीं हो पाया बहुमत ना होने के कारण, वो वास्तव में डीलिमिटेशन विधेयक था। और इस डीलिमिटेशन विधेयक का पूरा विपक्ष शुरू से विरोध कर रहा था। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।